दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों अच्छी पहली बड़ी खबर बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत, लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अब स्पष्ट कर दिया है कि अगर नई गाइडलाइंस का लोगों ने पालन नहीं किया तो हमारे पास लॉकडाउन ही एक विकल्प है। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोरोना के आंकड़े जल्द नियंत्रण में नहीं आए तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है। जी आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोविड-19 के मामले सितंबर 2020 के स्तर पर पहुंच चुके हैं और अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस वक्त वैक्सीन है। हम लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर नए नियमों का भी लोग पालन नहीं करेंगे तो सरकार और सख्ती करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए नियम लागू किए हैं और 31 मार्च 2021 तक के लिए जारी की गई है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य के सभी ड्रामा थिएटर्स और ऑडिटोरियम में सिर्फ 50% क्षमता के साथ उन्हें ऑपरेट किया जाएगा। इसके साथ ही बिना मास्क के इसके अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और साथ ही तापमान के मापने वाले डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसी बुखार वाले व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। आपको बता दें कि वहीं प्राइवेट ऑफिस यानी 50% की क्षमता के साथ काम करेंगे और इसमें कहा गया है कि सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और होटलों को सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोलना होगा। इसके अलावा सभी मॉल्स में लोगों को मास्क पहनाने को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ज्यादा स्टाफ को तैनात करना होगा। सभी रेस्टोरेंट, होटल और सिनेमा हॉल में मास्क पहनना, तापमान जांचना और हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य कर दिया गया है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक करीब 40 मिनट तक रहे डाउन। यूजर्स ने ट्विटर पर साझा किए दर्द। जी आपको बता दें कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप समेत इंस्टाग्राम और फेसबुक की सेवाएं शुक्रवार रात करीब 40 मिनट तक बाधित रहीं। इससे भारत सहित दुनिया के हजारों इंटरनेट मीडिया उपयोगकर्ताओं को दिक्कत का सामना करना पड़ा। भारतीय समय अनुसार रात करीब 11 बजे से इन सभी सेवाओं पर संदेशों के आदान प्रदान और लॉगिन में दिक्कत रही और ये समस्या एंड्रॉयड, iOS और PC सभी तरह की डिवाइस पर रही। इससे पहले तो लोगों ने समझा कि नेटवर्क की समस्या है, लेकिन बाद में साइट के डाउन होने की बात सामने आई। आपको बता दें कि downdetector.com वेबसाइट के अनुसार करीब 1.2 मिलियन लोगों ने इंस्टाग्राम के संचालन में बाधा की शिकायत की, जबकि हजारों उपयोगकर्ताओं ने व्हाट्सएप से संबंधित शिकायतें वेबसाइट पर दर्ज कराई। आपको बता दें कि डाउन डिटेक्टर विभिन्न स्रोतों और उपयोगकर्ताओं के हवाले से इंटरनेट मीडिया के संचालन के संबंध में रिपोर्ट जारी करती है। फेसबुक ने इस संबंध में खबर लिखे जाने तक कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। हालांकि लोग इस बारे में लगातार ट्विटर पर पोस्ट कर रहे थे। बड़ी खबर निकल रही है बंगाल से, जिसमें आपको बता दें कि पुरुलिया की रैली में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी। कहा ममता दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले विकास होबे। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी 18 मार्च पुरुलिया पहुंचे थे और यहां भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करते हुए उन्होंने कहा कि पुरुलिया पूर्व की और मौजूदा सरकारों की अनदेखी के चलते पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि पहले वामपंथियों और फिर टीएमसी की सरकार ने यहाँ उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। यहाँ सिंचाई के लिए जितना काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। कम पानी की वजह से दिक्कत हो रही है। जिस धरती ने कभी माँ सीता की प्यास बुझाई थी, वहाँ के लोग आज पानी के लिए परेशान हैं। ममता बनर्जी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले विकास होबे। दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले विकास होबे, सोनार बांग्ला होबे। जी आपको बता दें पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में जल संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पुरुलिया में पानी का संकट बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के किसानों, आदिवासी, वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सके। यहाँ की महिलाओं को पीने के पानी की व्यवस्था के लिए बहुत दूर जाना होता है। यहाँ के जैसा ही जल संकट देश के अन्य जगहों पर भी रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा को सेवा का मौका मिला वहाँ सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई, तालाब बनाए, वहाँ अब जल संकट दूर हो रहा है। वहाँ के किसान अलग अलग फसलों को उगाने में लगे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद आपकी दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहाँ विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। ममता बनर्जी को आम लोगों की फिक्र नहीं है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि पीएम मोदी का नाम लिए बिना सीएम ममता ने साधा निशाना, बोली लुटेरे आए तो बर्तन मारकर उन्हें भगाए। जी हम बात करें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित किया, तो वहीं टीएमसी चीफ और सीएम ममता बनर्जी ने भी अमरसूली में एक जनसभा के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में यह चुनाव अब बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी हो गया है। दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुवार को अमरसूली पहुंची ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को लुटेरों का दल बताया। इसके अलावा ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन पर भी हमला बोला है। बंगाल की सीएम ने कहा कि हजारों की संख्या में नेता यहां वोट लूटने आ रहे हैं, वे कई सपने भी दिखा रहे हैं। प्रदेश की जनता को ऐसे लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ वोट लेने के बाद अपने वादे भूल जाया करते हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि जब आप खाना पकाते हैं तो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, जब ये लुटेरे आए तो उसी बर्तन से उसे मारकर उन्हें भगाएं। उन लोगों से कहें कि हम यहाँ दंगा नहीं चाहते। सीएम ममता ने आगे कहा कि मैं एक बाघ की तरह हूँ और मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। मैं केवल जनता के सामने अपना सिर झुकाती हूँ, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी महिलाओं दलितों पर अत्याचार करती है। आपको बता दें पीएम मोदी के खेला होबे का उन्होंने जवाब दिया। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में पीएम मोदी के खेला होबे का भी जवाब दिया और कहा उन्होंने पहले मंच से चंडी पाठ किया, उसके बाद लोगों से खेला होबे का नारा लगाने की अपील की। ममता बनर्जी के पीछे पीछे लोगों ने भी जमकर नारा लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार खेला होकर रहेगा। मैं शुरू से ही छात्रों, किसानों, महिलाओं और गरीबों की सेवा में लगी हूं, लेकिन कुछ लोगों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए रामायण के राम अरुण गोविल। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक दल सत्ता की लड़ाई में अपनी पूरी ताकत से जुट गए हैं। और इसी बीच बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी आपको बता दें विधानसभा चुनाव से पहले अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि अरुण गोविल रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाकर हर देशवासी के दिल में बस गए थे। अब उनका बीजेपी में आना अहम माना जा रहा है और कयास तो यहां तक लगाया जा रहा है कि अरुण गोविल विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। बंगाल में बीजेपी की प्रचार कमान संभालेंगे अरुण गोविल ने जब बीजेपी की सदस्यता ली उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे और वही जानकारी ये भी मिल रही है कि अरुण गोविल बंगाल चुनाव में बीजेपी के पक्ष में धुआंधार प्रचार करेंगे और कहा जा रहा है कि गोविल बंगाल में करीब 100 जनसभाएं करेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि पार्टी में अरुण गोविल की जिम्मेदारी क्या होगी। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा अगर इजाजत मिले तो 3 महीने में दिल्ली की जनता को लगा देंगे वैक्सीन। जी आपको बता दें कि एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्यों की टेंशन बढ़ा दी है। जनता की लापरवाही के कारण दोबारा वायरस अपने पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र और पंजाब में तो हालत नाइट कर्फ्यू तक पहुंच गए हैं। ऐसे में दिल्ली में भी कोरोना के मामलों के इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने दिल्ली में फिर बड़े मामलों पर अपनी बात रखी। और वहीं सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की मांग करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरा केंद्र से निवेदन है कि देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ गया है। जो वैक्सीन के योग्य नहीं है उनको छोड़कर सबके लिए वैक्सीन लगानी चाहिए। अगर केंद्र सरकार इजाजत देती है और हमें वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो हम दिल्ली में 3 महीने के अंदर सभी लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि जबलपुर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों अगली खबर में बता दें कि एआईएमआईएम ने भाजपा से छीनी गोधरा नगर पालिका। बीजेपी 4 पार्षद न जुटा सकी, ओवैसी 17 जुटा लिए। जी आपको बता दें कि गुजरात में हाल ही में हुए पालिका और पंचायत चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड जीत मिली तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करारी हार हुई। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप पहली बार गुजरात निकाय चुनाव में उतरी थी और दोनों ही पार्टियों के प्रदर्शन ने ध्यान खींचा, लेकिन असली राजनीतिक खेल अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने किया है। आपको बता दें कि गोधरा नगर पालिका में 7 सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम ने 19 सीटें जीतने वाली भाजपा को विपक्ष में बैठाते हुए पालिका की सत्ता हासिल कर ली है। जी आपको बता दें कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में 44 सदस्यों वाली गोधरा नगर पालिका में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 पार्षद जीतकर आए हैं। उसने 17 निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ जोड़ा और गोधरा नगर पालिका पर काबिज हो गई है। गोधरा नगर पालिका की सत्ता पर काबिज होने के लिए 23 पार्षदों की जरूरत होती है। 19 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 4 पार्षदों का समर्थन नहीं मिल सका। वहीं एआईएमआईएम ने 17 निर्दलीय का समर्थन जुटाकर 24 पार्षद कर लिए हैं। निर्दलीय पार्षद संजय सोनी उनके अध्यक्ष पालिका बने। जी आपको बता दें कि गोधरा नगर पालिका अध्यक्ष निर्दलीय पार्षद चुने गए संजय सोनी बने हैं और वहीं अकरम पटेल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। और एआईएमआईएम को मुसलमानों की पार्टी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन गोधरा में उसको समर्थन करने वाले 17 निर्दलीय नगर सेवकों में से 5 हिंदू हैं। गोधरा नगर पालिका को भाजपा से छीन लेने को एआईएमआईएम गुजरात के अध्यक्ष शबीर काबलीवाला ने पार्टी के लिए बड़ी जीत बताया। पहले चुनाव में ओवैसी के लिए ये बड़ी सफलता है। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि मतदान से पहले ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट। कहा वोटिंग वाले दिन ईवीएम गड़बड़ कर सकती है बीजेपी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के पहले चरण के मतदान में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों पर सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम में धांधली कर वोटों में हेरफेर कर सकती है। खड़गपुर में एक सार्वजनिक सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर सकती है। मैं अपने मतदाताओं से आग्रह करती हूं कि वे जगह न छोड़े, मतदान केंद्र पर प्रतीक्षा करें और जब नई मशीन आए तो अधिकारी से ईवीएम को 2 बार चालू और बंद करने के लिए कहेंगे। उन्होंने अलर्ट किया कि मेरे युवा कैडरों को और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उन्हें अब से एक दिन में 18 घंटे काम करने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा के गुंडे ईवीएम में धांधली करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा में करेंगे महापंचायत। जी आपको बता दें कि तीनों काले कृषि कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा में किसानों के समर्थन में महापंचायत करेंगे। और ये महापंचायत आगामी 4 अप्रैल को जिंद के हुडा मैदान में आयोजित की जाएगी। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल किसानों के पक्ष में कृषि कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मेरठ में महापंचायत कर चुके हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए काले कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। किसान लगातार 4 महीने से अधिक समय से टिकरी, सिंगू, गाजीपुर और अन्य बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और यही नहीं, किसान अपनी इस लड़ाई में 2 डिग्री की सर्द रातों में भी सड़कों पर बने रहे। अब तक सैकड़ों निर्दोष किसान इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति तक दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी तीनों कानूनों को किसानों से बिना सलाह किए संसद में लाई, उसके बाद असंवैधानिक तरीके से उन्हें पास भी कर दिया। इसका विरोध करने पर सरकार किसानों पर लाठी डंडों की बरसात करती है। और यही नहीं, सरकार अब तक सैकड़ों किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। ये प्रभारी हरियाणा डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार संसद से सड़क पर किसानों की आवाज उठाती आ रही है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहले दिन से ही बॉर्डर पर बैठे किसानों की सेवा में लगा हुआ है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि किसानों की इस आवाज को बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा में महापंचायत कर रहे हैं।
और दोस्तों अगली खबर में बता दें कि केंद्र के बिल को राज्यसभा में रोकने के लिए रणनीति बना रही है आप। संजय सिंह हुए एक्टिव। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में एक बार फिर तनातनी का माहौल पैदा हो गया है और उसकी वजह से सोमवार को सदन में पेश किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी संशोधन विधेयक 2021, जिसके खिलाफ दिल्ली की आप सरकार ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार दिल्ली की सारी शक्तियां उपराज्यपाल के हाथों में देना चाहती है, जो संविधान के खिलाफ है। और इन सब के बीच लोकसभा ने विधेयक पारित होने से पहले ही आप राज्यसभा में संशोधन विधेयक को रोकने की रणनीति पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा में विधेयक पर विपक्षी दलों के अलावा जो सरकार के साथ नहीं है उनको भी लेना चाहती है। आपको बता दें कि वहीं अगर विपक्षी सांसदों के साथ ही पूरा दमखम झोंक देती है तो ये आंकड़ा अकेले बीजेपी के 95 सांसदों के आसपास पहुंचता है। ऐसे में राज्यसभा में वोटिंग की नौबत आने पर भी ये पूरा मामला सरकार के पक्ष में दिखाई देता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इसी पूरी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले विधेयक को पारित होने से रोका जा सके। संजय सिंह विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलकर विधेयक के खिलाफ एकजुट करने में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें भाजपा के 95 सांसद हैं और जो और दलों से काफी ज्यादा हैं। वहीं कांग्रेस के 36 सदस्य हैं। हालांकि कांग्रेस भी इस विधेयक के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि केजरीवाल की राह पर कांग्रेस। असम में बिजली मुफ्त देने का वादा, महिलाओं को हर महीने 2000 का गृहिणी सम्मान। जी हम बात कर रहे हैं कि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने जनता से नए नए वादे करने का सिलसिला जारी रखा है और काफी समय से सत्ता में आने के लिए परेशान कांग्रेस पार्टी ने भी अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह मुफ्त बिजली देने को अपना वादा बना लिया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि असम में सरकार बनने पर प्रदेश की जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए गृहिणी सम्मान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने असम में चुनाव प्रचार के दौरान ये वादे किए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए बृहस्पतिवार को भाजपा शासन की तुलना ब्रिटिश काल से की और कहा कि भगवा धड़े ने औपनिवेशिक शासकों की भांति ही विभाजनकारी एवं स्वहितकारी नीतियां अपनाई हैं। बघेल ने यहाँ एक बयान में आरोप लगाया कि भाजपा असम की शांति एवं सद्भाव बिगाड़ने पर तुली है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि ब्रिटिश शासकों ने देश पर शासन करने और अपने हितों की पूर्ति के लिए विभाजनकारी नीतियां अपनाई। उनकी भांति ही भाजपा भी भाषा, धर्म, रंग, कपड़े और खान पान के आधार पर असम के लोगों के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।